एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम मामाओ नाम के एक लड़की को देख पाते हैं जो कि कुछ हर्बल को कलेक्ट कर रही थी। लेकिन तभी उसके फादर उसको कुछ मेडिसिन बर्डिग्रीज हाउस में डिलीवर करने के लिए कहते हैं, जो सुनकर मामाओ हाँ कर देती है। अब अगले ही पल उसके फादर उसको कह रहे थे कि तुम ध्यान से डिलीवर करना, क्योंकि आजकल किडनैपिंग बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मामाओ कहती है मुझे कुछ भी नहीं होने वाला, और फिर वो वहाँ से मेडिसिन उठाकर जाने लग जाती है। और फिर जाते हुए वो फाइनली बर्डिग्रीज हाउस में पहुंच ही जाती है। लेकिन उसी घर के सामने कुछ बंदे तो उसको बहुत ही अजीब नजर से देख रहे थे। वहीं पर उस घर के अंदर तो हम कुछ लोगों को देख पाते हैं जो कि लाइन में लगे हुए थे, और एक बूढ़ी औरत उनसे बहस कर रही थी कि बस इतना। जो सुनकर वहाँ पर एक बंदा कहता है, ये मेरी पूरी लाइफ की सेविंग से मैं आपसे भीख मांगता हूँ। तभी वही बंदा वहाँ पर एक लड़की को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और वो बूढ़ी औरत कहती है ए अभी भी बिल्कुल फ्रेश है। वो बंदा कहता है इतनी सुंदर प्रिंसेस इस घर में है, मुझे तो पता ही नहीं था। वो बूढ़ी औरत कहती है अगर तुम्हें उसके साथ मजा करना है तो जल्दी से पहले पेमेंट करो। दूसरी तरफ हम मामा को देख पाते हैं जो कि एक घर के अंदर उस मेडिसिन को रख देती है, और फिर वहाँ पर से कुछ मेडिसिन लेकर अपने हाथ में भी लगाने लग जाती है, क्योंकि उसके हाथ में काफी ज्यादा गहरी चोट आई थी। ठीक तभी वहाँ पर वही औरत आ जाती है जिसका नाम है पायरीन, और वो कहती है मामाओ क्या तुम्हें फिर से चोट लगा है? मामाओ कहती है हाँ मुझे बस ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करने के वक्त लग गया। तभी पायरीन उसको पीछे से हक करती है और कहती है तुम अपने आप का ध्यान तो रख रहे हो ना अच्छे से। और अचानक से तो वो बूढ़ी औरत भी वहाँ पर आ जाती है, और वो कहती है मामाओ तुम्हें अब अपना ड्रग एक्सपेरिमेंट बंद कर देना चाहिए और मेरे इस कोठे में उन लड़कियों की तरह काम करना शुरू कर देना चाहिए। ये सुनकर तो मामा शॉक्ड हो जाती है, और फिर वहाँ से डर के मारे चली जाती है और कहती है दादी मैं अभी चलती हूँ। वहीं पर वो भागते हुए अपने मन में कह रही थी वो हमेशा मुझे उनके कोठे में काम करने के लिए कहती है, उन्हें क्या लगता है मैं वो काम करूंगी। और फिर ऐसे ही घर जाते वक्त उसको कुछ हर्ब्स दिखता है जो देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और फिर उनको ही कलेक्ट करने में लग जाती है। लेकिन अचानक से तभी उसके सामने वही 3 बंदे आ जाते हैं, जिसे देखकर मामा बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने मन में कहती है ये लोग जरूर किडनैपर्स है। इसके अगले पल ही हम देख पाते हैं कि वो लोग तो मामा को किडनैप कर लेते हैं और फिर एक टोकरी में उसको रखकर किसी और ही एक जगह जो कि शहर जैसा दिख रहा था वहाँ पर भेज देते हैं। और उस शहर के अंदर हम एक प्रिंसेस को देख पाते हैं जिसका की डिलीवरी हो रहा था, और तभी वहाँ पर एक प्रिंस बॉर्न हो जाता है, और एक खबर सीधा दूसरे प्रिंसेस को भी पता चल जाता है, और इस प्रिंसेस के तो एक लड़की हुई थी, और वो खबर सुनकर काफी ज्यादा खुश भी हो जाती है। अब 3 महीने बीत जाते हैं और हम मामा को देख पाते हैं जो कह रही थी मुझे मीट खाना है, मैं बहुत समय से मीट नहीं खाई। क्या डैड अपना ख्याल ढंग से रख तो रहे होंगे? और फिर वो कहने लगती है मुझे यहाँ पर रहते हुए 3 महीने बीत चुके हैं, और ये जो जगह है ये और जो कोठा है वो काफी ज्यादा सिमिलर है, और अब मैं यहाँ पर फंस चुकी हूँ। मैं पहले एक एपोथेकरी होकर एक अच्छा काम कर रही थी, लेकिन अभी मैं जिस जगह पर हूँ इस जगह पर तो चारों तरफ बस औरतें हैं जो लोग की एम्परर के बच्चे को जन्म देते हैं, और कोई भी और कोई इंसान इसके अंदर अलाउ नहीं है, सिर्फ एम्परर और उनके रिश्तेदारी इस जगह पर अलाउ है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ लड़के भी है, लेकिन उन्होंने अपना इम्पोर्टेंट बॉडी का पार्ट खो दिया है, और इन लोगों को यूनुच कहा जाता है। ये जगह इतना ज्यादा बड़ा है कि यहाँ पर 2000 से भी ज्यादा रखेल और उनके सर्वेंट काम करते हैं, और मेरे जैसे दिखने वाले यहाँ पर जो औरतें हैं वो है उन रखेल के सर्वेंट्स। और फिर मामा कुछ कपड़े लेकर जा ही रही थी, तभी वहाँ पर और एक लड़की आकर कहती है मामा मुझे ये रूम नंबर नहीं मिल रहा, क्या तुम मुझे बता सकती हो? और फिर मामा उसको बता देती है, जो सुनकर वो लड़की खुश होकर वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद वो अपने मन में कहती है यहाँ पर ज्यादातर सर्वेंट्स इलिटरेट है, उन लोगों को ना ही पढ़ना और ना ही लिखना आता है, लेकिन मुझे तो पढ़ना लिखना आता है, और मेरे जैसे सर्वेंट एक लो रैंक का रखेल भी बन सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं बन पाऊंगी, क्योंकि उन लोगों की तरह मेरे जो बड़े बड़े चंगू मंगू नहीं है, बिल्कुल ही फ्लैट है। ये सोचकर तो वो थोड़ा सा निराश हो जाती है। अब अगले सीन में मामा उसी लड़की के साथ कपड़े धो रही थी, तभी वही लड़की मामा को बताती है क्या तुम्हें पता है कि सेंट्रल एरिया में एक काफी ज्यादा खूबसूरत यूंच आया है, और सभी लोग बस उसके बारे में बात कर रही है। लेकिन मामा को ये सब कुछ सुनने के बाद कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब अगले सीन में हम वही यूनुच को देख पाते हैं जो कि प्रिंसेस के कमरे के अंदर खड़ा हुआ था, क्योंकि प्रिंसेस
प्रिंसेस लिवा ने कुछ ही महीने पहले जो प्रिंस जन्म दिया था उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ते जा रहा है और डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जिसके बाद वो उनुस तो दूसरी प्रिंसेस के पास आ जाता है और हमें पता चलता है सेम दूसरी प्रिंसेस की बेटी की भी हालत काफी ज्यादा खराब होता जा रहा है। जिस वजह से वो उनुस कहता है मुझे माफ करना, क्योंकि डॉक्टर अभी प्रिंसेस लिवा के बेटे को देख रहा है इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ सकता। अब अगले दिन हम फिर से मामाओ और वही लड़की को देख पाते हैं जो कि खाना खा रहे थे और वो लड़की फिर से मामा को बताती है क्या तुम्हें पता है कि दोनों प्रिंसेस के बच्चे की हालत दिन ब दिन बिगड़ते जा रहा है। मुझे तो लगता है ये एक कर्ज है। मामा को तो इसके बारे में भी कुछ भी नहीं पता था, जो सुनकर वो लड़की हैरान होकर कहती है। फिर वो मामा को उस रीमर के बारे में बताने लगती है कि इस पीछे के एरिया में जितने भी एम्परर के बच्चे जन्म लेते हैं वो सभी मारे जाते हैं। पहले भी 3 एम्परर के बच्चे जन्म लिए थे लेकिन उसके बाद ही वो काफी ज्यादा धीरे धीरे वीक होते गए और फिर अंत में मारे गए और अभी भी बिल्कुल वही हो रहा है। डॉक्टर प्रिंसेस गोकियो और प्रिंसेस लिवा दोनों के पास ही विजिट कर रहा है। ये सुनने के बाद मामाओ कहती है प्रिंसेस लिवा काफी ज्यादा खूबसूरत है और उन्होंने एक लड़के को जन्म दिया है, ऑब्वियसली उनको पीछे के पैलेस में सबसे ज्यादा क्रॉप में कंसीडर करा जाएगा। तभी वो लड़की कहती है लेकिन मैंने सुना है कि जो एम्परर है वो प्रिंसेस गोकियो को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। मामाओ कहती है क्या उन दोनों की हालत ही काफी ज्यादा खराब है। वो लड़की कहती है मैंने सुना है कि प्रिंसेस लिवा की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है, उनको और उनके बच्चे को दोनों को ही सर दर्द और पेट दर्द एक साथ हो रहा है। और ये सुनने के बाद तो मामाओ थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है और फिर काम के वक्त भी मामाओ बस ये सब कुछ ही सोच रही थी और अपने मन में कह रही थी उन लोगों का सर दर्द और पेट दर्द दोनों ही हो रहा है, कहीं उन लोगों को किसी तरीके से पॉइजन तो नहीं दिया जा रहा। लेकिन रुको जरा, ये तो बस सब कुछ एक र्यूमर था, आखिरकार मैं इसको इतना ज्यादा सीरियसली क्यों ले रही हूँ। लेकिन फिर भी मुझे ये सब जानने का थोड़ा सा मन कर रहा है। और फिर वो वहाँ से भाग जाती है और फिर वो तो चलते चलते हाई रैंक के रखेल के जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर तो प्रिंसेस लिवा काफी ज्यादा गुस्से में थी और गुस्से में आकर वो प्रिंसेस गोकियो को थप्पड़ मार देती है और कहती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारा लड़की हुआ है और मेरा लड़का, जिस वजह से जेलसी के मारे तुमने मेरे लड़के को कर्ज दे दिया है ना। प्रिंसेस गोकियो कहती है आखिरकार तुम्हें क्या बकवास कर रही हो, मेरी बेटी की हालत भी काफी ज्यादा खराब है। दूसरी तरफ ये सब कुछ खबर भी उस एउंचो को पता चल जाता है और वहाँ पर तो उन लोगों का झगड़ा बहुत लोग देख रहे थे, यहाँ तक कि माँ मम्मी वहाँ पर खड़ी हुई थी। और फिर मामा अपने मन में कह रही थी वो तो एक डॉक्टर है या फिर एक बेवकूफ, वो तो हमेशा उन दोनों रखेल के साथ ही रहता है, फिर भी वो नहीं समझ पाया और फिर उसको ये पता ही नहीं है उन लोगों का सर दर्द, पेट दर्द और उल्टियाँ हो रही है। तो अब बात आती है कि आखिरकार मैं उनको एक कैसे बताऊं। अब मुझे लिखने के लिए कोई चीज की जरूरत पड़ेगा। और तभी उसके साइड से वही यूनचू उन प्रिंसेस के पास जाने लग जाता है। अब अगले सीन में प्रिंसेस लिवा के एक खिड़की के ऊपर एक फूल में कुछ लिखा रहता है, लेकिन वो लोग उस पर ज्यादा ध्यान न देकर फेंक देते हैं। अब अगले सीन में ऐसे ही एक दिन काफी जोर से बारिश पड़ रहा था और हमें पता चलता है कि प्रिंसेस लिवा का जो बेटा है वो मर जाता है और दुख के कारण प्रिंसेस लिवा काफी जोर जोर से रो रही थी। अब अगले सीन में मामा कह रही थी कि प्रिंसेस लिवा के बेटा का मरते हुए 1 महीने बीत चुका है। वही दूसरी तरफ हम प्रिंसेस ग्योको को देख पाते हैं जो वही यूनचुक को बुलाकर कह रही थी कि मुझे इस कपड़े में ये लिखा हुआ मिला। और प्रिंसेस कह रही थी कि जब मैं क्रिस्टल पैविलियन में अपने बेटी को एग्जामिन करने के लिए गई थी तब मुझे एक फूल के साथ बंधा हुआ ये मिला था और इसमें लिखा हुआ है कि जो व्हाइट पाउडर हम बेबी के फेस पर लगा रहे हैं वो एक पॉइजन है। ये सुनने के बाद वो यूंज कहता है हमारे प्लेस के डॉक्टर को तो ये पता भी नहीं चला, तो फिर आखिरकार ये मैसेज किसने दिया है। जवाब में प्रिंसेस गोकियो बोलती है मैं तुम्हें वही ढूंढने के लिए यहाँ पर लाई हूँ। ये सुनने के बाद उस यूनचो को तभी याद आता है कि 1 महीने पहले उसके साथ एक अजीब सी लड़की गुजर रही थी, जो याद करने के बाद वो थोड़ा सा खुश हो जाता है। वही दूसरी तरफ हम फिर से मामा और वही लड़की को देख पाते हैं जो कि एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर और एक यूंच आकर उन लोगों को बुलाते हैं, कहता है मामा तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा। ये सुनकर तो मामा और वो लड़की दोनों ही काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब अगले ही पल हम देख पाते हैं कि उस जगह पर तो मामा के साथ और भी कुछ सर्वेंट्स को बुलाया गया था और इन लोगों को कोई और नहीं बल्कि वही हैंडसम यूंच ने बुलाया था।
और उस यूंज को देखकर तो सभी सर्वेंट्स फिर से ब्लश करना शुरू कर देते हैं। और फिर वो यूंज अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम है जिनशी और मैं इस रेयर पैलेस का मैनेजर हूँ। लेकिन माओ माओ उसको देखकर अपने मन में कहती है आखिरकार ये लड़की है कौन। रुको जरा, ये तो कोई लड़की नहीं बल्कि एक यूंज है। शायद से जाओलिन यही हैंडसम यूंज के बारे में बात कर रही थी। लेकिन इसके हैंडसम होने से क्या फायदा, ये तो बच्चा ही नहीं कर सकता। अभी हम इस यूंज को जिनसी कहेंगे। और वो तभी कुछ लिखकर उन सर्वेंट्स को दिखाने लग जाता है जिसमें लिखा था हे बेवकूफ, तुम यही पड़ी रहोगी। ये देखकर कोई भी रिएक्ट नहीं करता, सिर्फ मावाओं के अलावा, जो कि जिनसी ने भी अच्छी तरीके से नोटिस कर लिया था। और फिर वो बाकी सर्वेंट्स को वहां से जाने के लिए कह देता है। वहीं पर मामाओं तो काफी ज्यादा चिंता में आ गई थी और अपने मन में कह रही थी क्या मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दिया। और रुको जरा, इन सर्वेंट के अंदर तो सिर्फ मैं एक लौती हूँ जो कि पढ़ना लिखना जानता है। उसने तो मुझे फंसा लिया और फिर वहां से जाने वाली थी। तभी जिनसी उसको पकड़कर कहता है तुम मेरे साथ चलो। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि जिनसी तो मामाओं को लेकर प्रिंसेस ग्योक्यो के पास चला आता है। और प्रिंसेस के गोदी में उनकी बेटी को देखकर मामाओं को थोड़ा सा राहत मिलती है। तभी प्रिंसेस ग्योक्यो बोलती है तो फिर आओ, तुम हो जिसने की मेरी बेटी की जान बचाई है। मामा तो घबरा जाती है और कहती है आपको मुझे दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आपने किसी गलत पर्सन को पकड़ा है, मैं वो नहीं हूँ जो कि आप सोच रही हो। वहीं पर अपने मन में कह रही थी मुझे बस इनके सवाल का झूठा आंसर देना है और फिर मैं यहाँ से बच जाऊंगी। ये सब कुछ देखकर साइड से जिनसी तभी कहता है हे मामाओ, क्या तुम इस कपड़े को देख पा रहे हो? ये वही फटा हुआ कपड़ा है जो कि सर्विंग्स गर्ल्स पहनते हैं। और कपड़ा सिर्फ वही फाड़ सकता है जो कि लॉन्ड्री में काम करता है। और तुम तो लॉन्ड्री में काम करते हो है ना माओ माओ, तो फिर क्या तुमने किसी का स्कर्ट को फाड़ दिया? ये सुनने के बाद तो माओ माओ बिल्कुल पूरी तरीके से फंस जाती है। जिनसी कहता है अब तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा कि आखिरकार तुमने फूल में ओसा क्यों लिखा था। जिसके बाद माओ माओ कहती है क्योंकि उस दिन मुझे पता चल गया कि गलती कहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर जितने भी रखेले वो काफी ज्यादा मेकअप लगाते हैं और ज्यादातर वो पाउडर लगाते हैं। और मैं भी एक कोठे में बड़ी हुई हूँ जिस वजह से मुझे ये पता है। लेकिन उन पाउडर में पॉइजन होता है जिस वजह से हमारे कोठे में जो रखेल थे वो इस वजह से मारे भी जाते थे, सिर्फ अपने आप को खूबसूरत दिखाने के वजह से। और इसके पहले मैं एक एपोथेकरी हुआ करती थी जिस वजह से मुझे पॉइजन के बारे में थोड़ा बहुत पता है। ये सुनने के बाद लेडी ग्योको कहती है ये पाउडर मुझे नर्स ने दिया था, वो कह रही थी कि इससे ज्यादा व्हाइटनिंग इफेक्ट आएगा। मुझे अच्छी तरीके से सोचना चाहिए था कि मेरे बच्चे के मुंह पर क्या जा रहा है और क्या नहीं। तभी जिनसी कहने लगता है मुझे भी माफ कर देना क्योंकि मुझे भी ये पहले नोटिस कर लेना चाहिए था। इसके बाद प्रिंसेस ग्योको कहती है जैसे ही तुम्हारे वो लिखे गए मैसेज के बारे में मुझे पता चला, मैं लेडी लिवा को भी बताने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पर तो सब कुछ गड़बड़ हो गया और उल्टा तो वो मुझ पर भड़क उठी थी। तभी मामा कहने लगती है प्रिंसेस ग्योक्यो तो फिर मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद तो वो दोनों ही उसकी तरफ बहुत ही अजीब नजर से देखने लग जाते हैं। जिसके बाद लेडी ग्योक्यो काफी ज्यादा खुश होकर कहती है अब से तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट बनोगी। ये सुनने के बाद तो मामाओं का पैर तले जमीन ही खिसक जाता है और मामाओं भी इसको कैसे ही मना कर पाएगी क्योंकि उसका क्यूरियोसिटी और उसके न्यू एक्सपेरिमेंट करने का उसका एक दोबारा मौका जो मिलेगा। सिंपल बात में कहा जाए तो मामाओं का एक बहुत ही बड़ा प्रमोशन हुआ है। अब अगले दिन में हम कुछ एम्परर और सेनाओं को देख पाते हैं जो लोग खाना खा रहे थे, लेकिन अचानक से उसके बाद वो लोग एक एक करके मरने लग जाते हैं। ये देखकर वहाँ पर एक बंदा समझ जाता है कि खाने में पॉइजन है और इसी तरीके से हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये एनीमे बिल्कुल भी थोड़ा भी पसंद आया होगा तो वीडियो में एक लाइक कर देना और अगर इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड कमेंट कर देना क्योंकि जितना ज्यादा लाइक और जितना ज्यादा कमेंट होगा नेक्स्ट एपिसोड में उतनी ही जल्दी लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।